हेलो जी, प्रयास हेल्पलाइन। हेलो जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? आप प्लीज फोन मत रखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुसाइड किसी बात का सोल्यूशन नहीं है और आपने हमें कॉल किया है तो हम आ रहे हैं आपकी मदद करने। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अपने बच्चों की परवरिश और भविष्य के लिए माँ बाप क्या क्या समझौते नहीं करते, लेकिन उनकी बेहतर परवरिश की कोशिश में माँ बाप कभी कभी इतने जज्बाती हो जाते हैं कि उनके अंदरूनी हालत को वो जान नहीं पाते हैं। माँ बाप की उन पर ऊपरी नजर तो रहती है, लेकिन उनके अंदर चल रहे तूफान का उन्हें कुछ पता नहीं होता। और जब ये तूफान अपनी हदें तोड़ देते हैं तो बहुत कुछ बहा ले जाते हैं, बहुत कुछ तबाह कर जाते हैं। आज का ये केस बच्चों की परवरिश के पहलू को उजागर करते हुए ऐसे कई संजीदा सवालों को सामने लाता है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ये देखिए रहा केशव यादव 98.2%। अरे वाह भाई, फिर से टॉप मारा तूने। अब और भाई तुम्हारा? यहाँ चेक करने दे। ये देखिए रहा अभय यादव। क्या हुआ भाई? राजकुमार भैया, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। सुरेश भाई, आपका बेटा तो टॉपर है। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला। अब उससे सैंडविच की दुकान तो लगवाएंगे नहीं, है ना? देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। एक कैशव, तुम हट जा बाजू, नहीं तो तेरे को भी पीट देंगे, बता रहे हैं। भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये क्या लगा रखा है? बाहर तक आवाज आ रही, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सुनते तो सुने, हमको क्या करना है भाई? अरे तुम्हारा बेटा तो पास हो गया, तुम तो खुश हो। एक साथ डबल प्रमोशन लिया है और ये फेल हो गया। नालायक, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। चप्पल। भाई साहब, इस तरह मार पीट करने से थोड़ा वो पास हो जाएगा। केशव पढ़ाएगा ना उसको, अच्छे नंबर से पास होगा। हेलो हेलो, The number you have called is currently switched off. हेलो हेलो, पुलिस। सर इस नंबर से एक लड़के ने प्रयास सुसाइड हेल्पलाइन पे फोन किया। वहाँ के ऑफिसर जब उससे बात कर रहे थे तो लाइन बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। ना उसने नाम बताया अपना, ना ही लोकेशन। The number you have called is currently switched off. फौरन इस नंबर की डिटेल्स निकलो और अर्जेंट बेसिस पर नेटवर्क कंपनी को फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोलो। मुंबई के उपनगर मीरा रोड में एक लड़का केशव अपनी जान देना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। सर, कॉल ट्रैक होने में टाइम लग गया और कॉल ट्रैकर पैन करपाड़ा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखा रहा है। लेकिन सिम कार्ड तो किसी सुरेश यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र 40 साल है। तो फिर ये हो सकता है वो नंबर इसके किसी जानने वाले के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, इसके पेट और पीठ पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन खून फिर भी है। और इसके नाखूनों में भी खून। चलो ऊपर देखते हैं। तुम यहीं देखो। सर, उस लड़के ने अगर यहां से सुसाइड किया होगा तो दीवार पर हाथ और खून के निशान कैसे हैं? और सर, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करने से पहले उस लड़के के साथ में जरूर कुछ हुआ होगा, और हो सकता है कि उस लड़के के साथ में कोई और हो और उसी ने ही इस लड़के को धक्का दे दिया हो। आसपास अच्छे से सर्च करो, सब जगह देखो। सर, फोन की बैटरी डेड है, शायद इसी फोन से उसने हेल्पलाइन वाले नंबर पे कॉल किया होगा। सर ये खून से भरी टी शर्ट मिली है। सर, उस लड़के ने सुसाइड हेल्पलाइन पर फोन किया था, लेकिन ये एविडेंस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हादसे को एक अलग ही मोड़ दे रहे हैं। सुरेश यादव, जिसके नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड है, उससे मिलना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो।
यहाँ 2 साल से काम बंद है। हम बगल वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं और बस हम 11 बजे तक ही यहाँ आते हैं सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। सर मैंने आसपास लोगों से पूछताछ की, किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। सुनिए जी, ये लोग घर आए थे, केशव के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। आप में से सुरेश यादव कौन है? जी मैं हूँ सुरेश यादव साहब। बात क्या है? साहब, जिंदगी से हमेशा 2 कदम आगे रहने वाला केशव जिंदगी से हार कैसे मान सकता है साहब? कोई तो वजह होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जब आप लोगों को केशव की बातों में कोई परेशानी दिखाई दी या किसी से कोई अनबन? अभी तो उसने सर क्लास में टॉप किया था। केशव यादव 98.2%। अरे वाह भाई, फिर से टॉप मारा तूने। हमको नहीं लगता कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी होगी। साथ में ये अभय, उसका बड़ा भाई पवन भाई साहब का बेटा, दोनों एक ही क्लास में थे। 2 साल पहले उसका डबल प्रमोशन हुआ था। अबे, पिछले कुछ दिनों में तुमने केशव के मूड में कुछ बदलाव देखा था या कॉलेज में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, केशव ऐसा लड़का था ही नहीं कि जिससे कोई दुश्मनी कर सके। सर सबका दिल जीत लेता था वो। अच्छा, आखिरी बार कल रात को केशव को आपने कितने बजे देखा था? कल रात 9:30 बजे, जब हम सब लोग खाना खा रहे थे। लो बेटा, ये गुलाब जामुन हम तुम्हारे लिए बनाए हैं गर्मा गर्म, खा लो। थैंक यू ताई जी। अच्छा, कल रात को केशव उस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों गया था? सर वो हमारा अड्डा है। हम अक्सर वहाँ जाया करते थे टाइम पास करने के लिए और मन की बातें शेयर करने के लिए। अबे, क्या केशव का कॉलेज में किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं सर, केशव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सर ये रही केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक केशव की मौत बिल्डिंग से नीचे गिरने पर हुई थी और बिल्डिंग की ऊंचाई करीबन 50 से 60 फुट रही होगी और मौत का टाइम है सुबह 3:30 से 4:30 के बीच। और बॉडी पर जो खून था उसकी रिपोर्ट आई? केशव की बॉडी पर कुछ स्ट्रगल मार्क्स हैं, लेकिन कई जगह बिना किसी घाव के भी खून था जो केशव का नहीं था। जो शर्ट पर खून लगा था, जो दीवार पर हाथ के निशान वाला खून था, वो केशव का नहीं था, लेकिन दीवार पर जो हाथ के निशान थे वो केशव के ही थे। गावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर केशव की किसी से लड़ाई हुई हो और हाथापाई के दौरान उस शख्स ने केशव को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया? सर, ये भी तो हो सकता है कि उस हेल्पलाइन नंबर पर केशव को किसी ने जबरदस्ती कॉल कराया हो ताकि मर्डर को आसानी से सुसाइड का रूप दिया जा सके। सर, केशव के कॉल डिटेल से ये तो साफ है कि वो इतना ज्यादा किसी का टच में नहीं था, लेकिन उसकी फोन मेमोरी में कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोस मिले। केशव के बारे में जितना जाना है उनसे ऐसा लगता तो नहीं कि वो इन सब बातों में था। और सर, केशव के कॉल डिटेल्स के हिसाब से केशव रात को 1:30 बजे अपने घर से निकला था। हो सकता है वो किसी कॉल गर्ल से मिलने निकला हो या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हो सकता है। केशव के दोस्तों, उसके पड़ोसियों और उसके कॉलेज में पूछताछ करो, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। यस सर। केशव का किसी लड़की से चक्कर वगैरह? नहीं मैम, केशव किसी लड़की के चक्कर में पड़ता नहीं था। क्लास की कितनी लड़कियों का फेवरेट था, बट उसने कभी किसी को पलट कर नहीं देखा। नहीं सर, केशव तो बिल्कुल एफर्टलेसली पास हो जाता था। इनफैक्ट अभय ही था कि हर बार फेल होता था। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि दोनों एक साथ रहते थे, एक टॉपर और एक फेलियर। वैसे तो खुश रहता था वो, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे पहली बार बड़े अजीब से मूड में देखा था। उस दिन ऐसा लगा था जैसे केशव और अभय के बीच में झगड़ा हुआ था, पर मैं श्योर नहीं हूँ। हमें केशव के मोबाइल में कुछ अश्लील फोटोज और वीडियो मिले, लेकिन तुमने तो कहा था कि केशव इन सब में नहीं है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अभय, क्या छुपा रहे हो हमसे? सर कुछ भी नहीं, मैंने कभी केशव का फोन चेक नहीं किया और हमारे बीच में ऐसी बातें भी नहीं होती थी। अच्छा ये बताओ, क्या इससे पहले केशव रात में घर से बाहर गया था? जहाँ तक मुझे मालूम है सर, नहीं। लेकिन उस रात को तो गया था, क्या तुमने नहीं देखा? सर उस दिन तो मैं 11:30 बजे ही सो गया था और केशव भी तभी सो गया था। उसके बाद वो कभी गया वो मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या तुम्हें कभी शक हुआ केशव पर कि वो किसी धंधे वाले से मिलने के लिए जा रहा हो? सर हम ये सब मामलों में कभी नहीं पड़ते। हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से पूछताछ की है और उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी और केशव की लड़ाई हुई थी वॉशरूम में। नहीं सर, मुझे याद नहीं है और शायद हुआ भी होगा। सर केशव स्कॉलर ज़रूर था, मगर था तो वो इंसान ही ना। और
गुस्सा तो इंसान को ही आता है। सर हमने केशव के बारे में पूछताछ की। सब लोग केशव के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि अभय की जिंदगी में उथल पुथल मचा हुआ है। स्कूल में स्टूडेंट्स का कहना है कि अभय एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जिसकी वजह से उसका बाप नाराज भी रहता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जलन की वजह से अभय ने केशव को रास्ते से हटा दिया हो? जितना वो अपनापन दिखा रहा है, हो सकता है उसमें कुछ छुपा रहा हो। 20 जुलाई रात 1 बजे से लेकर केशव की मौत तक की डिटेल्स मिली क्या? जी सर, अभय उस रात को घर पर ही था, लेकिन केशव रात को 1:30 बजे घर से निकला था। जिस जगह वो गया वो सृष्टि कॉम्प्लेक्स के आसपास की है। अगर केशव जानबूझकर इतनी रात को सृष्टि कॉम्प्लेक्स गया था तो जरूर किसी से मिला होगा। सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि केशव जिससे मिलने के लिए गया हो वही उसका हत्यारा हो? लेकिन खून की क्या वजह हो सकती है? हो सकता है वजह केशव ना हो, वो सिर्फ निशाना बना हो। मतलब ये कि दुश्मनी केशव के पिता या उसकी फैमिली से हो और शिकार बना केशव। हो सकता है कि उसने सुसाइड ना किया हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। देवर जी कुछ खा लीजिए, कल से एक दाना भी नहीं खाए हैं। सुनिए अजी, सुनिए, देवर जी से बात कीजिए ना। 2 दिन हो गए, ना कुछ खाए हैं ना कुछ बात की है। एक बात बताओ, ये केशव के जाने से पूरी दुनिया खत्म हो गई है क्या? इतनी समझ नहीं है उनको। और दुकान जाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या? और अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? देखो हटो, बाजू जाने दो हमको, चलो। क्या तुम लोग भी सब पता नहीं क्या करते हो। पुलिस ने इस केस के एक एक पहलू को पलटना शुरू किया। केशव की मौत की जगह और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को बारीकी से टटोलना शुरू किया। केशव के मोहल्ले और आसपास के इलाकों में केशव से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। सर मैंने केशव और उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ की, और पूछताछ के दौरान एक बात पता चली है। सुरेश से किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपने भाई पवन से पिछले 5-6 महीनों से छोटी मोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। जिस दिन केशव की मौत हुई थी उस दिन भी पवन दुकान पर लेट आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में पवन का हाथ हो? अपने छोटे भाई सुरेश से अनबन रहती थी, अपने बेटे अभय से परेशान था, और इस सब की वजह कहीं ना कहीं केशव था, और इसीलिए इस खटास की वजह केशव बना है। कैसी लड़ाई साहब? देखिए साहब, किसी ने आपको गुमराह किया है। शायद इस वक्त तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। अब तुम बताओ कि माजरा क्या है? सब लड़ाई हुई थी, लेकिन वो पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। मैं बस अपने बेटे के लिए कुछ पैसे तो अलग कर रहा हूँ। वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है। अब उसे क्या मैं आलू प्याज छिलवा? सुरेश, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं? अरे हमारा बेटे का भविष्य खराब, और तुम्हारा बेटा चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था क्या? दुनिया को पता है कि केशव की बराबरी अभय नहीं कर सकता, समझा? सब सुरेश मेरा छोटा भाई है, ये दुकान भी उसी की है। इसी दुकान से हमारा घर चलता है। जिस तरह सुरेश के मन में अपने बेटे केशव को लेकर सपने हैं, उसी तरह मेरे मन में मेरे बेटे अभय को लेकर सपने हैं। लेकिन सुरेश केशव की पढ़ाई के लिए यहाँ के सारे पैसे साइड में कर लेता। 20 जुलाई की सुबह 1 से 4 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था। नहीं, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मैं। वो शांति गार्डन के पास में बार है ना, वहां पे। शांति गार्डन और सृष्टि कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही लोकेलिटी में है, और इन दोनों एरियाज का सेलफोन टावर भी सेम ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन उस रात बार में ना गया हो सकता है पवन का इरादा कुछ और ही हो। एक काम करो काबड़े, पता करो कि पवन उस रात बार में गया था या नहीं, और अगर गया था तो कितने टाइम तक रुका। यस सर। पवन, सच क्या है? हमने बार में पूछताछ की, तुम वहां नहीं गए थे, और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रोज तुम्हारी किसी से बातचीत हुई थी। सच बता दो, इतनी रात को कहां गए थे और क्या कर रहे थे? साहब, दरअसल हमने आपसे झूठ बोला। हम चाहते थे कि हमारा बेटा अभय अपने कंपार्टमेंट के रीटेस्ट में फेल होने से बच जाए, इसलिए हम उसके टीचर के पास गए थे मिन्नत समाजत करने के लिए कि कुछ भी ले दे के कैसे भी हमारे बेटे को पास कर दे, और वो माना नहीं। और हमको बाहर किसी से पता चला कि एक आदमी है जो पैसे लेकर पेपर लीक करा के बच्चों को पास करा देता है, उसी से बात किए थे, पर वहाँ भी पैसों पर बात बनी नहीं। आप चाहें तो उसका नंबर है हमारे पास में, आप उससे बात कर लीजिए और टीचर से भी बात कर लीजिए। काबड़े, चेक करो।
हाँ सर, ये बात तो सच है कि पवन जी रात दिन मेरे पीछे लगे थे अभय को एग्जाम में पास कराने के लिए, लेकिन उनकी बहुत मिन्नतों के बाद मुझे उन्हें उस आदमी का नंबर देना ही पड़ा। लेकिन शायद उनकी बात कुछ बनी नहीं। सर एक बात और, करीबन 1-1.5 महीने पहले केशव ने कुछ ऐसा किया था जिससे मैं चौंक गया था। केशव? लेकिन सर उसमें मैं श्योर नहीं था, इसीलिए उस वक्त इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। थैंक यू। सर केशव जैसे स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चुराने की क्या जरूरत पड़ी होगी? वो तो पढ़ाई में बहुत ही होनहार है। हो सकता है गाबड़े कि ये क्वेश्चन पेपर उसने अपने लिए नहीं बल्कि अभय के लिए चुराया। ये भी हो सकता है कि शायद उसे अपना कोई शौक पूरा करना हो जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत हो, और क्वेश्चन पेपर बेचकर शौक पूरे किए जा सकते हैं। साहब मेरा बेटा गलत काम कर ही नहीं सकता, वो क्लास में टॉपर था, वो क्यों पेपर चोरी करेगा? वैसे तो ऐसा बहुत कुछ था जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी जानकारी के बिना वो कर ही रहा था ना। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि उसके मोबाइल में से हमको कैसे वीडियो और फोटोग्राफ मिले। साहब उससे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है, ये सब अभय का किया हुआ है, इसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। तेरी वजह से क्या क्या लांछन लग रहा है, देख रहा तू? बस बाबा, हर बार की तरह मुझे बलि का बकरा बनाना बंद करो। ये सब मेरे कान नहीं थे, केशव के कान थे, और जो कुछ भी हो रहा था वो सब चाचा जी की वजह से हो रहा था। केशव अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। 15 साल की उम्र में 15 किलो का बोझ पीठ पे देकर 18 साल के लड़कों के बीच में बिठा दिया गया उसे। उसके सपने थे कुछ, लेकिन चाचा जी को ये सब पसंद नहीं था ना। बेटा पूरी जिंदगी सड़क किनारे बस यही सुनते हुए गुजार दी कि सुरेश एक टोस्ट सैंडविच देना। मैं भी कुछ जीवन में बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। पर बेटा तू मेरी शान है, मैं दुनिया को फख्र के साथ कह सकता हूँ कि तू टॉपर है। लेकिन ये जो स्कूल के बाद तू लड़के लड़कियों से मिलता है ना, ये बंद कर दे। यही टाइम तू पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है? जी। बाहर से सिर्फ 2 वर्ड बोलता था वो, जी पापा, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बन चुका था वो। हर बार सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अंदर का फ्रस्ट्रेशन दबाने में मुश्किल हो रही थी उसको, और इसी वजह से उस दिन वो कॉलेज में इतना गुस्सा हो गया कि वॉशरूम की दीवार पे अपना हाथ दे मारा उसने। आज हम क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा क्वांटिटी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। पर क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही जिंदगी में लायक होने का मापदंड है? केशव की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। शक की सुई धीरे धीरे इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी, लेकिन सवाल अब भी यही था कि केशव की मौत कैसे हुई और उसकी मौत की असली वजह क्या थी। सर बॉडी को देखकर तो ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन पुरानी हो। इसकी पॉकेट चेक करो। सर फोन स्विच ऑफ है। सर इस आदमी का नाम गौतम आप्टे है और एड्रेस शोलापुर का है। सर ये बाइक देखिए। सर ये देखिए, किसी ने इसका हैंडल लॉक तोड़कर चोरी करने की कोशिश की है। ये पर्स मिला सर। सर ये तो अभय का है। अबे कहाँ है? उसे फौरन बुलाइए, हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अभय तो घर पर नहीं है, कब का बाहर चला गया बगैर किसी को बताए। बात क्या है साहब? आप लोगों ने उसे फोन नहीं किया? उसका फोन छीन कर तो हम अपने पास रख लिए थे, वो इधर है। ये देखिए, ये फोन है उसका। आपने ये फोन उससे कब लिया? 19 तारीख की रात को, उसके सोने से पहले। अरे दिन रात फोन में लगा रहता है और पढ़ाई में फेल होता रहता है, इसलिए छीन कर हम अपने पास रख लिए थे। तो सर इसी वजह से उस रात को इस फोन का लोकेशन यहाँ का बता रहा था। बात क्या है? अभय ने क्या किया है? मतलब आप उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? अभी अभी हमें एक लाश मिली जिसकी कुछ ही दूरी पर ये वॉलेट और आईडी कार्ड मिला है। हमें शक है कि ये खून उसी दिन हुआ जिस दिन केशव की मौत हुई। खून? नहीं साहब, मेरा बेटा मस्ती कर सकता है, हाँ वो नंबर कम लाता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता साहब। ये बटुआ जरूर केशव लेके गया होगा। ऐसे कैसे इल्जाम लगा दी भाभी आप केशव पे?
देखिए, इस घर के दोनों लड़के इस केस में इन्वॉल्व हैं। किसने क्या किया है उसका पता हम लगा लेंगे। फिलहाल हमें उनके कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेनी। गावड़े। यस सर। सर, अभय के बैग से अबॉर्शन पिल्स मिले। ये बोलिए अभय के बैग में क्या कर रही है? सर, क्या अभय का किसी लड़की के साथ में चक्कर हो सकता है जिसे उसने प्रेग्नेंट कर दिया हो? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सबका केशव की मौत से क्या लेना देना हो सकता है? गावड़े, अभय के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स चेक करो। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो उसका नंबर अभय के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर होगा, और इस अभय की तलाश तेज करो। यस सर। अरे घर के एक बेटे को तो हम पहले ही खो चुके हैं, और अब अभय भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे गलती उन दोनों की नहीं है, गलती हमारी परवरिश की है। सर ये रही गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गौतम के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई, और उसकी मौत 20 जुलाई को रात को 1 से 2 बजे के बीच हुई है। गौतम और केशव की मौत के बीच में मुश्किल से 2 से 3 घंटों का फर्क है। ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी आंखों के आगे आना बाकी है। सर, मैंने गौतम की फैमिली से कांटेक्ट किया था। वो लोग शोलापुर में रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते ही गौतम घर आया था। लेकिन सर, गौतम की फैमिली अभय और केशव किसी को नहीं पहचानते। लेकिन सर, एक बात है, केशव की शर्ट पर और कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार पर जो ब्लड हमें मिला था वो गौतम के ब्लड से मैच करते हैं। ये दवा तुम्हारे यहाँ की है? हाँ सर, ये दवा तो हमारे यहाँ की है। तुम्हें कुछ याद है ये दवा तुमने किसको बेची थी? ये तस्वीर देखो, शायद तुम्हें याद आ जाए। इन दोनों में से तो कोई नहीं आया था, पर एक आदमी आया था साइकिल से। स्केच बनवा सकते हो उसका? हाँ सर। इसका मतलब साफ है कि गौतम की मौत से अभय और केशव का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन ये पिल्स वाला चक्कर समझ में नहीं आ रहा। कहीं इस एंगल में किसी लड़की का ट्रायंगल तो नहीं? सर, ये भी तो हो सकता है कि अभय का किसी लड़की के साथ में चक्कर हो और गौतम ने उस लड़की के साथ में गलत किया और वो प्रेग्नेंट हो गई हो, और अभय ने गुस्से में आकर गौतम का खून कर दिया हो। गावड़े, हमें इस केस के हर एंगल को खंगालना होगा। 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, पता चल गया कि वो अबॉर्शन पिल्स किसने खरीदी थी। तुमने केशव को अबॉर्शन पिल्स लेके दी थी। अब बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ साहब, मैंने उसे दवा लाके दी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस बात को दबाने के लिए। ये लीजिए भाई साहब। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई पापा। मेरी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। चल इधर आ, चल। क्या किया तुमने? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी पापा। हम लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त का खाना जुटाने वाले लोग हैं। सोचा केशव का भविष्य खराब ना हो, इसलिए हमने अबॉर्शन की गोली उसको लाके दी। जाके उस लड़की को खिला दे और मामला यहीं दफन कर दे। मैं नहीं जानना चाहता कि वो कौन थी और ये सब क्यों हुआ। मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। हम तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे कर लें? हो सकता है तुमने केशव को मारा, क्योंकि उसने तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर जो कर दिए थे। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा? मैं तो चाह रहा था कि उसका भविष्य ना खराब हो, इसीलिए मैं उसे इस मुसीबत से बचाना चाह रहा था। गावड़े, ये लड़की आखिर हो कौन सकती है जो अभय और केशव दोनों से कनेक्टेड थी? गौतम की मौत से इसका क्या लेना देना हो सकता है? और इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं? सर, केशव के रिकॉर्ड में तो किसी लड़की की परछाई भी नहीं दिखती। सर, मैंने अभय के लास्ट 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए। उसमें एक नंबर ऐसा है जिससे पहले 2 महीने में अभय की लगातार बातचीत होती रही, लेकिन फिर अचानक से बंद हो गई। लेकिन सर 18 जुलाई से फिर से उस नंबर पे अभय की बातचीत शुरू हो गई। सर, इस बात पर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था, क्योंकि अभय पर हमारा शक नहीं था। सर, मैंने नंबर की जानकारी निकाली है। ये नंबर किसी मधुकर अवस्थी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस मीरा गाँव है। ये लड़की कहीं वही तो नहीं जिसका केशव के साथ चक्कर था? सर, इस सवाल का जवाब तो अभय दे सकता है, लेकिन पता नहीं वो इस वक्त है कहाँ। अभय के घर वालों पे नजर रखो। वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। यस सर। तब तक ये जो लड़की है इससे मिल लेते हैं। यस सर। केशव की गर्लफ्रेंड वाले एंगल ने अब इस केस को एक नया मोड़ दे दिया था। अभय अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आखिर गौतम की हत्या क्यों हुई और उसका केशव, अभय और उस लड़की से क्या लेना देना था? क्या अभय ने ही गौतम को जान से मारा था, जिसके बाद वो डर के मारे छुपता फिर रहा था? केशव की मौत की पहेली को सुलझाने में पुलिस पूरी जी जान से लगी हुई थी।
रश्मि, जी सर। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो तुम? प्रशांत जूनियर कॉलेज। सर इसी कॉलेज में तो अभी भी पढ़ता है। लेकिन क्या हुआ सर? आप लोगों से कुछ बात करनी है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का ना किसी से अफेयर है, ना तो वो प्रेग्नेंट है। रश्मि, सच क्या है? सर वो केशव और अभय दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं। केशव हमारी क्लास का टॉपर था सर। उसकी मौत का सुनकर बुरा लगा सर, लेकिन मेरी केशव से कभी कोई बात नहीं हुई है। और अभय? अभय से तो तुम्हारी बहुत बात हुआ करती थी। अभय मेरा दोस्त है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इसे पहचानती हो? नो सर। और आप? नहीं सर। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रश्मि झूठ बोल रही है। फौरन रश्मि के मेडिकल टेस्ट के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपकी बेटी रश्मि को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने आए हैं। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। ये किस बात के लिए टेस्ट है? हम रश्मि का ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी कराएंगे। अगर इसने 72 घंटे पहले अबॉर्शन की पिल्स खाई हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट थी। नेहा, अरे रुकिए, लेकिन अरे सर। सर ये रहा रश्मि के टेस्ट रिजल्ट। सर रिजल्ट में तो वो क्लीन निकली, ना तो कभी रश्मि प्रेग्नेंट थी और ना ही उसका अबॉर्शन हुआ था। यानी रश्मि सच बोल रही थी? सर अगर रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी तो फिर वो अबॉर्शन पिल्स किसके लिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश जिस लड़की के बारे में हमें बता रहा था वो कोई और ही हो? सर आपको मेरे बैग से जो अबॉर्शन के पिल्स मिले थे वो मेरी नहीं थी सर, वो केशव की थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ली थी सर, और उस दिन वो मेरा बैग लेकर चला गया था, इसलिए वो बॉटल मेरे बैग में ही रह गई। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? रश्मि। कब से जानता था केशव रश्मि को? सर कुछ 2-2.5 महीनों से। सर वो दोनों मेरे ही फ़ोन से बात किया करते थे, क्योंकि सर चाचा जी केशव के मोबाइल का बिल भरते थे और केशव भी चाहता था कि उन्हें शक हो। सर वो दोनों हमारे अड्डे पर ही मिला करते थे और सर वो दोनों वहीं पर। भाई बोलना, ट्रू लव करता हूँ। फिजिकल होना गलत है भाई, अपना दिमाग चलाना, कुछ तो बोल। मैंने ना जोश जोश में सब कुछ कर डाला। 2-2.5 महीनों तक वो लगातार मिलते रहे सर। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही रश्मि का फ़ोन आना बंद हो गया। तभी केशव बहुत परेशान रहने लगा था सर, क्योंकि रश्मि कॉलेज भी नहीं आती थी। मुझे अचानक से रश्मि का फ़ोन आया। हेलो सर फ़ोन पर वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। केशु? हाँ भाई, रश्मि का फ़ोन है। हेलो। फिर जब केशव रश्मि से बात करने लगा तभी केशव भी अचानक से घबरा गया और तुरंत वहाँ से चला गया, ये बोलकर कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। फिर से कुछ घंटों बाद जब केशव वापस घर लौटा तभी वो काफ़ी घबराया हुआ था सर। क्या हुआ केशु? भाई सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या वो तो बता। रश्मि प्रेग्नेंट है। केशव ने बोला कि वो इस बारे में चाचा जी को नहीं बता सकता है। चाचा जी ने उसे पहले से ही कुछ पिल्स दे रखे थे, और अगर वो चाचा जी को अबॉर्शन के बारे में फिर से बताता तो चाचा जी बहुत गुस्सा करते सर। तो तुम लोगों ने सोचा कि बाइक चोरी करके बेचोगे और उसी से पैसों का इंतजाम करोगे? हाँ सर। स्क्रू ड्राइवर को कहाँ छुपाया तुमने? रास्ते में एक नाले में मैंने वो स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया था। फिर वहां से मैं घर चला गया, पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर चुपचाप से सोने का नाटक करने लगा। क्या गुजरी होगी केशव पर? कितना होनहार स्टूडेंट था वो, और एक जरा सी गलती से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सर टेस्ट के हिसाब से तो रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन अभय के हिसाब से रश्मि प्रेग्नेंट हुई थी। ये माजरा गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर रश्मि प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसने केशव को झूठ क्यों बोला?
और केशव को 30,000 रुपए क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि झूठ बोलकर केशव से पैसे निकलवाना चाहती थी? सर, मैंने केशव से दोस्ती एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इस बार भी मैं मैथ्स में फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। इसलिए मैंने केशव से दोस्ती की और मैंने उससे पढ़ाई में मदद भी मांगी सर। लेकिन एग्जाम्स में टाइम इतना कम बचा था कि मेरे और कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने केशव से कहा कि वो स्टाफ रूम से जाकर मेरे लिए पेपर्स चोरी करके लाए। वो क्लास का मॉनिटर था, इसलिए उसके लिए बहुत इजी था स्टाफ रूम से पेपर्स चोरी करके लाना। लेकिन मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं माना। तब सर मैंने उसे फिजिकल होने के लिए उकसाया। उसने स्टाफ रूम से मैथ्स के क्वेश्चन पेपर चुरा कर मुझे दिए। उसके बाद हम दोनों 2 बार फिजिकल हुए, लेकिन मेरा काम निकल चुका था, सो मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस बार एग्जाम्स में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आने वाले थे। लेकिन इस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए थे और मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घबरा कर मैंने 18 को केशव को कॉल किया था और वो मुझसे मिलने मेरे घर के बाहर आया था। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? देखो केशव, अगर ये बात मेरे पापा को पता चली तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। केशव प्लीज कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम प्लीज कोई मेडिसिन ले लो ना। मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारे चक्कर में फंसी हूँ और तुम ही पीछा छुड़ा रहे हो। और अगर एक बात सामने आई तो फिर सारी बातें सामने आ जाएगी। सबको पता लग जाएगा कि पेपर्स तुमने लीक किए थे और फिर तुम्हारी इमेज कुछ नहीं रहने वाली। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तुमने इस बारे में अपनी माँ से डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं अपनी मम्मी से ऐसी बातें शेयर नहीं करती। कैसे बताती इन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। केशव ने जो एबॉर्शन के लिए पिल्स लाके दी थी वो तुमने खाई? जी सर, पर उसके बाद मुझे बहुत ब्लीडिंग होने लगी। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैंने केशव को कॉल करके बुलाया। अगर किसी को भी पता चला तो केशव के ऊपर रेप केस लग सकता है। इस कंपाउंडर को उठा के लाओ। यस सर। हमारा मत बताता था, सब कुछ बताता। साहब वो बच्चे बहुत डरे हुए थे। मुझे लगा पैसे कमाने का अच्छा मौका है और साहब उस लड़के को खून भी आ रहा था। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट तो थी नहीं। मैंने उन लोगों को उल्लू बनाया और 30,000 रुपये मांगे, पर वो लोग वापस नहीं आए साहब। मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। तुम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो उनकी तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। सर, क्या केशव ने आउट ऑफ गिल्ट सुसाइड किया होगा? गाबड़े, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि इस केस से जरूर कुछ मिसिंग है। 1 मिनट के लिए एज्यूम करो कि केशव ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसको मारा गया, क्योंकि इस हेल्पलाइन वाली की बातों से केशव कन्विंस लग रहा था। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने केशव की हत्या की? सर, रश्मि उस रात को अपने घर पर ही थी। केशव के फैमिली के सभी लोग भी सुसाइड के टाइम पर घर पर ही थे। तो फिर केशव को मारने कौन जा सकता है? गाबड़े, शायद मुझे पता चल गया है कि केशव की हत्या किसने की। अबे, उस रात गौतम का खून करके तुम अपने घर गए थे ना? जी सर। तो वो कपड़े कहाँ हैं जिस पर गौतम का मर्डर करने के बाद खून के निशान पड़ गए हों? और जब तुम घर गए तो घर पे कौन कौन मौजूद था? सच सच बता दो। अगर हमने उगलवाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम भला उसे क्यों मारेंगे? अभय ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम भी साफ साफ बता दो। बोलो, मतलब तुम ऐसे नहीं बोलो। नहीं साहब, बताती हूँ साहब, बताती हूँ साहब। मैं स्वार्थी हो गई थी साहब। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इन सब चक्करों में पड़ के जेल जाए। मैं तो केशव को मारना भी नहीं चाहती थी साहब। माँ तो निस्वार्थ होती है। जब स्वार्थी हो जाती है ना तो सबसे पहले खुद का नुकसान करती है। इसकी जीती जागती मिसाल तुम हो। जब रिश्तों में स्वार्थ हावी हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। निरूपा ने अपने बेटे को बचाने के स्वार्थ में केशव की बलि चढ़ा दी। रश्मि भी केशव की मौत के लिए कम जिम्मेदार नहीं है।
उसने केशव का इस्तेमाल करते हुए इस जुर्म की कहानी का बीज बो दिया। सुरेश ने कभी अपने बेटे केशव के मन की बात समझी ही नहीं। उसे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बस इसी में उलझा दिया। और नतीजा ये हुआ कि केशव ने इस भंवर से उभरने के लिए मौत को ही गले लगा लिया। एक गलती को सुधारने के चक्कर में केशव और अभय एक और गलती कर बैठे और उनके हाथों कत्ल जैसा संगीन जुर्म हो गया। निरुपा और सुरेश अपनी परवरिश के गुमान में ही रहे। उन्होंने अपने बच्चों के साथ कभी ऐसे संबंध ही नहीं बनाए कि वो खुलकर अपनी बात उनसे कह सकें। याद रखिए, बेहतरीन परवरिश वो है जहां आप अपने बच्चों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग देते हैं। आपका प्यार, आपका सहयोग उन्हें विचलित नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा, उन्हें सही रास्ते से भटकने नहीं देगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हाँ, क्या हुआ? साहब मेरा बेटा कहाँ खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। देखिए आप शांत रहिए। अब आइए अंदर आइए, चलो। साहब ये मेरा बेटा है, 2 घंटे से कहाँ गया है पता नहीं साहब। मैंने उसे सब यहाँ ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मैडम प्लीज आप उसे ढूंढिए। आप टेंशन मत लीजिए, वहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? खो नहीं जाएगा, छोटा बच्चा थोड़ी, 18 साल का लड़का है। यही तो प्रॉब्लम है ना साहब, वो उम्र से बड़ा है लेकिन दिमाग से अब भी बच्चा है मेरा बेटा। वो नॉर्मल नहीं है। हमने इनके बेटे वैभव की फोटो हर पेट्रोलिंग वैन को भेज दी है। जैसे वो किसी को मिलेगा उसे हम तक ले आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से आपने अपने बेटे के बारे में बताया है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, घर के आसपास ही होगा। वैसे आपका बेटा जन्म से ही ऐसा है क्या? उस दिन तो वो बच गया लेकिन बिजली के झटके की वजह से उसके दिमाग पे जो असर हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरा बेटा माँ, ये शब्द ही अपने आप में सृष्टि है। हर धर्म, हर समाज में माँ की तुलना भगवान से की गई है, जो कि पूरी तरह से जायज है। क्योंकि बच्चा जैसा भी हो लेकिन माँ उसकी परवरिश, उसके संरक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ती। और अगर वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो या अस्वस्थ हो तो उसका प्यार और संरक्षण और बढ़ जाता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का केस एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसकी यही प्यार और सुरक्षा की भावना जाने अनजाने में उसके पूरे परिवार को गुनाह के दलदल तक ले आती है और उसे आभास तक नहीं होता। भाई भी ना इसको सिर्फ वैभव की पड़ी है। जब देखो जब उसके पीछे पीछे घूमती रहती। हम लोग तो मर भी जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्रेकफास्ट भी नहीं बना के गई है। ब्रेकफास्ट बनाओ या कॉलेज जाओ। अब तू बच्ची नहीं रही कि आई तेरी हर चीज का ध्यान रखेगी। अपना ध्यान तो खुद भी रख सकती है। ये ब्रेड तो मैं ही खाऊंगा। और ये मैंने अपने लिए बनाया, चुपचाप मुझे वापस नहीं दूंगा। दूसरी बना। आप भी तो अपना ध्यान खुद रख सकते हो ना। मुझे मेरा ब्रेड वापस करो। ये तो नहीं मिलने वाला तुझे, तू दूसरी लगा ले। ये नहीं दूंगा। ये मैंने अपने वैभव घर आया क्या? बोलना। वो तो कभी का आ गया, अपने रूम में। वैभव घर आया? तू मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैं उसके लिए कितना परेशान हो रही थी पता है? वैभव, 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 वैभव अंदर नहीं है। वैभव घर पे नहीं है। तूने नाश्ता नहीं बनाया ना, इसलिए सौम्या गुस्सा थी, तो उसे झूठ बोली। तुम उसे झूठ बोल रही है? वो गायब हुआ तो
पूरा घर सर पर उठा लिया तूने। मैं गायब होती तो रत्ती भर भी चिंता नहीं थी तुझे। मुझे क्या सोमिया मेरी जाने दो उसे, तू जानती तो है। तू टेंशन मत ले, वैभव घर आ जाएगा। भाई मैं चलता हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। क्यों भीड़ लगा रही इतने? देखो ना साहब, जानबूझ के चलती सड़क में गाड़ी के नीचे मरने जा रहा था। साहब ये तो वही लड़का है, कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में इसका फोटो आया था। बहुत दुख रहा है। हाँ? कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ? कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे बच्चे को। किसने मारा मेरे बेटे को? हाँ? बताइए ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये मूविंग ट्रैफिक में उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। कुछ नहीं होगा तुझे। ठीक से बताओ, हुआ क्या था? मैं घर से बाहर निकली थी और उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, यहाँ वहाँ हाथ लगाया, मुझे बहुत मारा उसने, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आप ऐसे घटिया लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, जिनकी वजह से हमारी बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है साहब। उसे तुम जानती हो जिसने तुम्हारे साथ छेड़खानी और मारपीट की? नहीं सर। शक्ल तो देखी होगी, हुलिया तो याद होगा। जरा बताओ कौन था, कैसा दिखता था? उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बेटा खाना खा ले बेटा। वैभव, अपने आई को ऐसे सताएगा तू? क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों के कारण ठीक से पढ़ भी नहीं पाती हूँ मैं। और आई इतना ही प्यार जताना है तुझे इससे, तो मुझे हॉस्टल भेज दे। यहाँ रही तो मतलब हॉस्टल के पैसे कौन देगा? तू जानती है ना, तेरे बाबा के पेंशन से और राजीव के पगार से ये घर चलता है। तो इसे कहीं भेज दे, खर्चा भी कम हो जाएगा। वरना मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगी कि ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सोनिया, फिर तो शुरू हो गए तुम लोग। एक मिनट की शांति नहीं इस घर में। भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सर, पिछले 1 महीने से कांदीवली एरिया में छेड़छाड़ मॉलिस्टेशन की 7वीं कंप्लेन है, और फिर 16 जैन को सीमा और आराधना के साथ। सर, इन 7 वारदातों में पहली बार लड़की के बताए हुलिये के मुताबिक हमें इस लड़के की इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि इन वारदातों के पीछे हो सकता है। सर, पर जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है वो भी सेम एरिया में। सर, मुझे लगता है वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। सुनीता, किसी भी नतीजे पे पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैभव जैसा मेंटली डिस्टर्ब लड़का इतनी सारी वारदातों को अंजाम नहीं दे सकता। मुझे लगता है हमें और छानबीन करनी चाहिए, तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे। अरे ये तो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाता, अकेले रोड क्रॉस नहीं करता, ये क्या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा? सर वैभव, मुझे परेशान मत कर, मुझे बात करने दे इससे। देखिए, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हमारे पास शिकायत आई है तो हमें इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। छेड़छाड़ के मामले में जो आखिरी शिकायत आई थी उसमें लड़की ने जो हुलिया बताया वो आपके बेटे से मैच करता। कौन है वो लड़की? मुझे बताइए, मैं उसे पूछती हूँ, वो क्यों झूठ बोल रही है? उस लड़की का नाम हम आपको नहीं बता सकते। आपने अभी तक बताया नहीं कि कल शाम 8 से 9 के बीच वैभव कहाँ था। कहा था मतलब? वो अकेले कहीं नहीं जाता, वो मेरे साथ घर पे ही था। लेकिन आपने तो कहा कि उस वक्त आप घर पे नहीं थी। ओह सॉरी, मैं भूल गई। वो हमेशा मेरे साथ ही घर पे रहता है, इसलिए मुझसे निकल गया। सर मैं कह रही हूँ ना, वो घर पे ही था। मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो लड़की झूठ बोल रही है। आई सच बोल रही है।
मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। मेरा भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इल्जाम आप लगा रहे हैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। सुनीता, इसमें दो राय नहीं है कि वैभव का परिवार उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सर पर आपको भी तो डाउट था कि वैभव मॉलिस्टेशन जैसी हरकत नहीं कर सकता है। हाँ सुनीता, लेकिन वो डाउट क्लियर तो करना होगा ना। पता करो ये वैभव 8 से 9 के बीच कहाँ था, और जिस लड़की ने शिकायत की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालो। सर शहर में कई लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन के केस सामने आ रहे थे। ये कोई सीरियल मोलेस्टर था या फिर ये अलग अलग केसेस थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। इसी बीच एक लड़की ने वैभव पर शारीरिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। केस उलझता जा रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विक्टिम की कंप्लेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस पूरी सिचुएशन में पुलिस को वैभव के प्रति अपनी हमदर्दी और नरमी को भी काबू में रखना था, ताकि वो इस केस की तहकीकात को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे सके। सौम्या, सौम्या, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने पुलिस वालों के सामने अपने भाई की साइड ली। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ तुम वैभव से नाराज थी, पर आई काश तू समझ पाती। मैं भला वैभव से क्यों गुस्सा होने लगी। मैं तो तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने कभी पलट कर देखा ही नहीं कि तेरी एक बेटी भी है। मुझे भी मेरी माँ के प्यार और सहारे की जरूरत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता। सर, जिस जगह उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी उस एरिया की हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली, और सर एटीएम सीसीटीवी से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। चलो देखते हैं। सर इससे यही साबित होता है कि वैभव की बहन सौम्या ने हमसे झूठ कहा होगा। मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। या ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ छेड़छाड़ की हो। हेलो, हाँ, तुमने जैसा बोला था ना मैंने वो सब कर दिया है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये सब हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया तो। अरे यार, मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, मैं बस, हाँ ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आराधना, आई आके फिर काफी बात करती हूँ। अरे इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है तू? आई, मैं मुंह धो रही थी, मैं अभी आ रही हूँ। सब मेरे को बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। देखना, आज सबको मैं खुद तैयार होके दिखाऊंगा। फिर आई इतनी खुश होगी ना कि मेरे को चॉकलेट देगी। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आई, मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, एक दिन वो सब कुछ खुद समझ जाएगी। चिंता मुझे इसकी नहीं, किसी और बात की हो रही है। किस बात की चिंता है आई? यही कि कल सौम्या ने वैभव को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोला। आई, ये तो खुशी की बात है कि सौम्या वैभव के लिए। चिंता की बात यह है कि हम में से ये बात कोई भी नहीं जानता कि उस दिन 8 बजे से 9 बजे के बीच वैभव कहाँ था। आई, तू भी ना, अरे वो कहीं भी हो, एक बात तो तय है कि वैभव किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे भी तू उसे
आरजू के पास लेके जा रही है। डरने की कोई बात नहीं है। आई, मैं खुद से रेडी हो गया, चले? आई, मैं अभी ऑफिस चलता हूं। बाय। बाय। आई चले? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। सुनीता, ये वैभव की बिल्डिंग है। इसके आसपास के एरिया में सब लोग उसे जानते जरूर होंगे। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोगों के साथ कैसा था, कौन उसे नापसंद करता था और वो किसे नापसंद करता था। सर, इसे पहचानते हो? जी मैडम, पहचानता हूँ इसको। अब यही कुछ 3 महीना पहले यहाँ पर लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था इसको। सर, मुझे लगता है लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश वैभव ने इस इंसिडेंट के बाद की होगी। दिमाग से बच्चा है, जो देखा होगा वो ट्राई करने की कोशिश की होगी। मुझे नहीं लगता सुनीता कि ये रीजन रहा होगा। हमें वैभव के बारे में और छानबीन करनी होगी, और उस कपल के बारे में भी जिसने वैभव के साथ यहाँ मारपीट की। वो जो लड़का लड़की आए थे उस दिन, कहाँ रहते पता है? सब लड़के का तो पता नहीं, और वो लड़की यहीं आगे 4 बिल्डिंग छोड़ के जो टावर है ना, उसी में रहती है। राणे सर, इसके साथ जाओ, लड़की को लेके आओ। ओके सर। मैडम प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं इस पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हूँ तो उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन तब अगर तुम हमें सच सच बताओगी कि उस दिन इस पार्क में क्या हुआ था। सिर्फ उसी दिन नहीं मैडम, वो हमें रोज घूरता रहता था, जिसमें वैभव का हुलिया साफ साफ बताया हुआ है। और सर, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वैभव उस दिन उसी एरिया में थे जहाँ पे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। सर, उससे ये भी साबित होता है कि उसके पास एक मोटिव था कि वो लड़कियों के साथ संबंध बना सके और अपने आप को नॉर्मल फील कराए। सर, मुझे लगता है कि हमें वैभव के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। जाके वैभव की फैमिली से बात करते हैं। सर, हमारे पास सबूत है कि वैभव उस दिन घर पर नहीं बल्कि उस एरिया में था जहां पर उस मोलेस्टेशन की कोशिश हुई। अब तुम ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बोलो। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने ये झूठ अपने भाई को बचाने के लिए बोला, क्योंकि वो बेचारा तो समझ भी नहीं सकता कि उस पर कोई कितना घिनौना इल्जाम लगा रहा है। सर, मेरा यकीन कीजिए, वैभव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं किया सर। मैम, बेशक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है, पर मुझे आइडिया था कि वो किस दौर से गुजर रहा है। मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो इतना कैपेबल है ही नहीं। वो तो बहुत मासूम है, और शायद इसी मासूमियत में उसने उस लड़की से वो बात की होगी। सर देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बेटे के लिए आपकी जिम्मेदारी और प्यार हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आपका बेटा नॉर्मल नहीं है। हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। आप मुझसे मेरे बेटे को पागलखाने भेजने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चिंता मत करो। मैं सर, मैं आपसे कह रही हूँ, उसे वहाँ मत भेजिए। वहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर और पागल बना देंगे। मैं कह रही हूँ, उसने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ सर। इतने सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, उसे अरेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। और आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप हमारी कार्रवाई के बीच में ना आए। वैभव मानसिक रूप से बच्चा था, लेकिन शारीरिक रूप से बड़ा हो चुका था। उसे लड़का लड़की के बीच के रिश्ते को लेकर जिज्ञासा होने लगी थी, जो शायद उससे ऐसा करवा रही थी। ऊपरी तौर पर देखने से यही लग रहा था कि वैभव निर्दोष है, लेकिन कुछ बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद ये सब वैभव नहीं किया हो। इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा और अदालत ने उसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। अगर वैभव निर्दोष था तो फिर अनुराधा उस पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही थी? आखिर क्या कनेक्शन था वैभव का और अनुराधा का? और अगर वैभव ने लड़कियों के साथ बदसलूकी नहीं की थी
तो फिर वो आखिर कौन था? इन सभी सवालों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को फिर से उस सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से केस शुरू हुआ था। मुझे नहीं लगता कि इसका रीजन वो एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है ये केस भी उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी हो। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आइडेंटिफिकेशन भी करवा। सर, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मेरा बेटा निर्दोष है। आप लोगों ने बेवजह उसके गलत केस बनाया और उसे पागल खाने भेज दिया। और वो आदमी खुले आम घूम रहा है जिसने ये सब किया। और हमें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी आपसे आपके बेटे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ थे, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। और अभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। हो सकता है ये दो अलग अलग केस हो। मतलब आप लोग मेरे बेटे को अब भी नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, मैं कोर्ट में जाऊंगी। मैं मेरे बेटे को घर वापस जरूर लाऊंगी। मैं मेरे बेटे को ऐसे परेशान करने नहीं दूंगी आप लोगों को। तुम्हारे साथ जो मोलेस्टेशन का हादसा हुआ था, जरा फिर से बताओगी, शुरू से आखिर तक? उस दिन मैं वापस घर आ रही थी। उसने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। पता नहीं मैं कैसे कैसे करके घर वापस आई। तुम अभी यकीन के साथ कह सकती हो कि वो वैभव ही था? जी सर, वो वही लड़का था। झूठ बोल रही हो तुम, और तुम्हारे इस झूठ की वजह से एक लड़की की जान चली गई। तुम्हारी बात पे भरोसा करके हमने वैभव को अरेस्ट किया और केस क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुई जिसमें उसकी जान चली गई। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो वही लड़का था। सर, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे दुनिया में एक ही क्रिमिनल है और दुनिया की सारी लड़कियों को छेड़ने वाला और बदतमीजी करने वाला वो एक ही लड़का है। हमें नहीं पता क्राइम किसने किया था, लेकिन हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो उसी पागल लड़के ने किया है। सर, मुझे लगता है इस केस की एक नहीं दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ये कि आराधना हमसे झूठ बोल रही है कि वैभव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और दूसरी ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ जबरदस्ती की हो और बाकी 6 लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाला कोई और हो। सुनीता, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वैभव ही सीरियल मोलेस्टर हो, और चूंकि उसकी फैमिली उसको लेके इतनी प्रोटेक्टिव है, हो सकता है ये 7वां मोलेस्टेशन उन्होंने करवाया हो ताकि वैभव निर्दोष साबित हो जाए। वैभव, कैसा है तू? वैभव, ठीक है वैभव, देख तेरा दादा है, सौम्या तेरा इंतजार करिए घर पे। वैभव, ठीक है? क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की आपने। वैभव, आइए बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी तो ठीक है ना? तो एकदम ठीक है। हाँ, कुछ नहीं सर, वैभव के आसपास पड़ोस में पूछताछ की। उसे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके घर पे 6 महीने पहले एक मेड काम करती थी। उसे वैभव की वजह से उसकी फैमिली के साथ उसका बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ। फिर उसे काम छोड़ दिया। ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ था कि उसने काम छोड़ दिया? पता तो करना पड़ेगा। आप ही बताइए साहब, कौन ऐसे घटिया लोगों के घर में काम करेगा? घटिया लोग मतलब? मैं जब काम करती थी ना, तब कभी कभी मेरे मदद के लिए मेरी बेटी को भी साथ में लेकर जाती थी। और वो येड़ा वैभव कहने को तो पागल है साहब, पर था बहुत कमीना। एक दिन मेरी बेटी पर बुरी नजर से घूर के देख रहा है साहब, मैंने खुद देखा। सरिता, ये लो। क्या है दीदी, पैसे? वो भी इतने? अभी तो मेरा पगार का टाइम भी नहीं हुआ है। ये तुम्हारी पगार नहीं है, और मैं तुम्हें और दूंगी, बस तुम मेरी एक बात मान लो। ऐसी कौन सी बात है दीदी जिसके लिए आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है ना, मेरे कहने का मतलब है
तुम्हारी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ कर ली। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए? कैसी औरत है रे तू? मैंने तो मेरी बेटी बेचने की बात करी है। बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी की बात कर रही हूँ। देखो सरिता, वरना वो भी तुम्हारी तरह लोगों के जूठे बर्तन धोएगी। देख सरिता, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाए और मेरे बेटे का भी भला होगा। ये पैसे रख लो तुम, मैं कह रही हूँ ना, उसका बहुत भला होगा। छोड़! अपनी बेटी की तरह पागल समझेगा मेरे को? हाँ? ये पैसे की गर्मी ना अपने पास रहा। मेरी बेटी को खरीदनी चली है, क्या समझते हैं खुद को? सुनीता, अब तक हम विजया को सिर्फ एक मजबूर माँ की तरह देख रहे थे, लेकिन वो मजबूरी नहीं बल्कि खुदगर्ज भी है, और इतनी खुदगर्ज कि उसे अपने बच्चे के सामने किसी और की कोई अहमियत नजर नहीं आती। सर मुझे लगता है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पानी लेके आ। मैं हूं ना बेटा, वैभव, डरो मत वैभव। ठीक है, देखता हूँ। सर ये देखिए, विजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। इसमें एक नंबर मिला है जिस पे कई बार कॉल्स किए गए हैं, और ये नंबर किसी आरजू के नाम से रजिस्टर किया गया है। और सर पिछले 4 महीने से आरजू के अकाउंट में विजय के अकाउंट से कई बार ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। कौन है, कौन ये आरजू? सर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक प्रोस्टिट्यूट है। क्या? कहाँ रहती है? आरजू? जी साहब। जी सर, विजय मेरे अकाउंट में पैसे डालती थी और वो पैसे मेरी फीस थी उसके बेटे को खुश करने के लिए। साहब उसका बेटा दिमाग से तो बच्चा था, लेकिन बाकी सब नॉर्मल था। दुनिया वाले क्या समझते, इसलिए वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आती थी। सर मैं उनके घर पर भी कई बार गई थी, लेकिन तब सिर्फ विजय और वैभव ही उनके घर पर हुआ करते थे। सर आरजू से मिलने के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी थ्योरी एकदम सही थी। वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। मेंटल असलम में रहने के बाद जो बाहर मॉलिस्टेशन का केस हुआ है, मुझे लगता है कि वो वैभव को बचाने के लिए किया होगा। सुनीता, लेकिन तब भी इन पे हाथ डालने से पहले हमें कई और सबूत इकट्ठा करने होंगे। एक काम करो, फैमिली मेंबर्स की सबकी लोकेशन निकालो, देखो दोनों क्राइम सीन्स पे उनमें से कौन कौन मौजूद था। तब तक विजया से पूछताछ करते हैं, देखते हैं आप कितना सच बोलती। एक माँ के दर्द को भगवान भी नहीं समझ सकता। कलेजा फटता है जब एक माँ के सामने उसके बेटे को पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि वो मानसिक तौर पर ना सही, लेकिन शारीरिक तौर पे वो बड़ा हो रहा है। मैं माँ हूं ना, मैं ये कैसे नहीं समझती। इसलिए मैंने सरिता से कहा कि उसकी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ करे। जब उसने मना कर दिया, अब मैं खुद अपने बेटे को आरजू के पास लेकर चली गई। और जब आपने देखा कि इतना सब करने के बावजूद आप उसे बचा नहीं सकती, तो आपने एक फेक क्राइम करने की कोशिश की जिसमें एक मासूम लड़की की जान चली गई। सर उस बात से, उस लड़की की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे। मैंने जो किया था वो मैंने मान लिया। मान नहीं लिया, हमने साबित किया, और हम ये भी साबित कर देंगे कि ये सीरियल मॉलेस्टर आपका बेटा वैभव है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा बेटा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता सर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने सर। सर वो बेचारा तो खुद का खाना मांगने तक के लिए किसी को फोर्स नहीं कर पाया, वो क्या किसी के साथ ज़बरदस्ती करेगा। आप लोगों को ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। मेरा यकीन मानिए, मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सर मैं मानता हूँ पार्क में जो भी हुआ वो सब सच था, पर सर मेरे भाई का दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसके अंदर हर चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी रहती है, इसीलिए वो बच्चों की तरह 1000 सवाल करता है। पर सर मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सर ये देखिए, विजय सौम्या संजीव के फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से मॉलिस्टेशन केस वाले दिन जिस लड़की का खून हुआ था, वो तीनों दिन क्राइम सीन एरिया से काफ़ी दूर थे। उनके एरिया में एक फंक्शन था, वो तीनों वहीं थे उस दिन।
सुनीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्राइम इन्होंने खुद ना किया हो बल्कि किसी से करवाया हो। कुछ तो है जो इनसे रिलेटेड है। ये क्या वो अभी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसे लड़के पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था जिसकी उम्र 18 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे का था। पुलिस की तहकीकात में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन विक्टिम की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं जारी रही, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद वैभव ने सिर्फ आराधना के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाकी मामलों में वो दोषी नहीं था। पुलिस को कुलकर्णी परिवार पर भी शक था कि वैभव को छुड़वाने के लिए कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं थी। शहर में डर का माहौल था, घर वाले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, और अगर वैभव वो नहीं था जो इन सारी घटनाओं के पीछे था, तो आखिर वो कौन था? किधर भाग रहा था? हाँ, किधर? पकड़ा से। नहीं था, बता दो सब, मारो मत सब, मारो मत सब। उन सारे लड़कियों के साथ सब मैंने सब जबरदस्ती करने की कोशिश की थी साहब। मतलब पिछले 1 महीने में तूने 7 लड़कियों को छेड़ा, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। गोरेगांव गार्डन? नहीं, गोरेगांव गार्डन तो मैं कभी गया ही नहीं साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, मैं गोरेगांव गार्डन में कभी किसी को नहीं छेड़ा साहब। सुनीता, ये देख, ध्यान से देख इस फोटो को। ये वही लड़की है ना जिसके साथ तूने गोरेगांव गार्डन में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं साहब, आई शपथ बोलता हूँ साहब, नहीं सब। इसको तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं साहब। मैंने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की साहब। सब 6 के बारे में मैंने माना ना साहब, 1 के बारे में मैं क्यों झूठ बोलूँगा साहब? मैं सही बोल रहा हूँ साहब। संजीव, क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं आई, कोई बात नहीं, सब ठीक है। संजीव, मैं जानती हूँ वैभव की वजह से मैं तुझ पे और सोनिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई तू भी ना बेकार में परेशान हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। संजीव, आराधना का मॉलेस्टेशन इसने नहीं किया। इस टाइप के क्रिमिनल साइकोपैथ होते हैं, उन्हें सजा का डर नहीं होता, इसीलिए वैसे घिनौने काम को अंजाम देता है। इसने 6 लड़कियों को छेड़ने की बात तो कबूल कर ली, साथ में से मना करके इसको कोई फायदा नहीं था। उस दिन के आराधना के कॉल डिटेल्स और लोकेशन के रिकॉर्ड्स निकालो। आराधना का केस शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि आराधना ऐसा क्यों करना चाहती है। जिस लड़के ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है ना, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उसे पहचानो। जी मैडम। ये है ना वो लड़का जिसने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी? नहीं सर, ये वो नहीं है, वो तो कोई पागल सा लड़का था। जरा ध्यान से देखो इसे, शायद पहचान जाओ। मैंने कहा ना सर, ये वो नहीं है। मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं। अच्छा, कभी देखा भी नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार इससे बात करती हो। ये इसके और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैंने ये सब अपनी कजन सिस्टर रेणुका और संजीव के कहने पे किया था। तुमने जैसा बोला था ना, मैंने वो सब कर दिया। क्यों नहीं आतिला? रेणुका, अब कुछ बोलना है? सर, मैं और रेणुका एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, प्यार ही नहीं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते, पर मेरे घर में मेरे पागल भाई के रहते ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। सर इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि
वैभव पर इल्ज़ाम लगा के मैं उसे मेंटल असाइलम भेज दूं, क्योंकि मैं जानता था सर कि किसी और तरीके से आई खुद से वैभव को दूर नहीं होने देती। मैं खुद भी आई से दूर नहीं होना चाहता था। आई ने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम सबको पाला पोसा था, पर वैभव आई की कमजोरी बन गया था। वो ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी सही जगह हमारे घर में नहीं बल्कि पागल खाना है। उसकी जगह तो पता नहीं, तू बहुत सही जगह जा रहा है, और जहां तू जा रहा है ना वहां तेरा ये प्यार वार का भूत सब उतर जाएगा, और तेरे पास अपने किए पे पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, समझा? क्यों ना? रघु को लड़कियों के साथ शारीरिक उत्पीड़न के केस में और संजय, आराधना और रेणुका को पुलिस को गुमराह करने और एक झूठा केस बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बेशक कमजोर और विकलांग बच्चों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन उनकी देखभाल में दूसरे बच्चों की अनदेखी की जाए ये भी सही नहीं है। और यही गलती की विजया ने। वैभव के प्रति बेहद प्यार ने उसके अपने ही बच्चों को उसका दुश्मन बना दिया। माता पिता के प्यार पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्यार से अलग माता पिता की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने कमजोर बच्चे के प्रति अपने सामान्य बच्चों में संवेदना पैदा करें। और ये संवेदना सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जागृत करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।